करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैंने बताया था जो कंडक्टर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर कितनी होती है, जीरो। जो चार्ज होता है कंडक्टर की सरफेस पे स्टे करता है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है। इलेक्ट्रिसिटी में हम इलेक्ट्रोडायनेमिक कंडीशन देखते हैं। कौन सी कंडीशन देखते हैं? इलेक्ट्रोडायनेमिक। अब देखिए इलेक्ट्रोडायनेमिक में यहाँ पर ये जो कंडक्टर है इसको हम किससे कनेक्ट करेंगे? किसी बैटरी से, सोर्स से, जो करंट यहाँ पर फ्लो कराएगा। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने करंट फ्लो कराने के लिए यहाँ पर किसको लगाया है? बैटरी को लगाया है। जब बैटरी को यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर ए पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा ये हाई हो जाएगा, बी ए जो होगा ग्रेटर देन बी बी के होगा। बी पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो लो होगा। ये वीबी, यहाँ का पोटेंशियल वी ए। तो वी ए ग्रेटर देन वीबी जब होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होगी। तो अब यहाँ पर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। जो हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, बट इलेक्ट्रोडायनेमिक कंडीशन में करंट की वैल्यू जीरो नहीं होगी। यहाँ पर ये आई करंट होगी, अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। अब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की जब डायरेक्शन होगी तो इस तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इन इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगी। और किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट लगाती है। पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट लगता है। ठीक है, जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट लगेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण, इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण यहां पर एक करंट होगी आई, है ना? अब डायग्राम बना लीजिए। बना लिया? कोई दिक्कत नहीं? कुछ पूछना? कुछ नहीं पूछना। देखिए यहाँ पर जब हम किसी कंडक्टर के क्रॉस किसी बैटरी को अप्लाई करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, जिसके कारण यहाँ पर करंट फ्लो करेगी। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? डेफिनेशन इलेक्ट्रिक करंट की, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इलेक्ट्रिक करंट होती है तो हम लिखेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज with respect to time is called electric current। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब यहां पर दो टाइप की करंट हम देखते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट और एवरेज करंट। जो इंस्टेंटेनियस करंट होती है उसको एक पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। किस पे डिस्कस करते हैं? जब भी इंस्टेंटेनियस, मतलब जहां पर भी इंस्टेंटेनियस आता है एक इंस्टेंट यानी एक पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। इसका फार्मूला होता है आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, और एवरेज करंट का फार्मूला होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। जो एवरेज करंट होती है इसको इन एन इंटरवल डिस्कस करते हैं
और इंस्टेंटेनियस करंट को एट ए पॉइंट। एसआई यूनिट क्या होती है करंट की? एम्पियर होती है, और डायमेंशन M0 L0 T0 A1 होगी। फंडामेंटल है ना, करंट कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। देख लिया? तो ये करंट हो गई इंस्टेंटेनियस करंट, और ये एवरेज करंट। अब देखिए एक साधारण सा क्वेश्चन है, आसान सा, इसको कर लीजिए। क्या है क्वेश्चन? Q इज इक्वल टू 5t² + 6t + 4। फाइंड क्या करना है? करंट एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड और एवरेज करंट इन द इंटरवल t इज इक्वल टू 0 to t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। तो पहले फर्स्ट में क्या पूछ रहा है? टाइम इंस्टेंट दिया, t की वैल्यू 2 सेकेंड दी है, यानी यहाँ पर इंस्टेंटेनियस करंट पूछी है, और सेकेंड में एवरेज करंट लिखा है। अगर ना लिखा होता है एवरेज करंट, अगर टाइम इंटरवल दिया है तो एवरेज करंट ही पूछेगा। ठीक है, सिर्फ इतना लिखा होता है टू फाइंड करंट इन द इंटरवल, तो भी एवरेज ही होती। तो इंस्टेंटेनियस करंट के लिए I इज इक्वल टू dq/dt कर देंगे। डिफ्रेंशिएट करिए, कितनी आई वैल्यू? 26। एवरेज करंट फाइंड करिए। कितनी आई है? 21 एम्पियर, और इंस्टेंटेनियस करंट 26। हाँ, इंस्टेंटेनियस तो 26 आई है, और एवरेज करंट कितनी आ गई है? 21। ठीक है, ठीक है। आई डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी करेंगे। पहले t इज इक्वल टू 0 पे चार्ज फाइंड करेंगे, 4 आ जाएगा। t की वैल्यू 3 पे फाइंड करेंगे, फिर डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी करेंगे। 67 - 4/3 यानी ये आ जाएगा 21 एम्पियर। कोई दिक्कत नहीं हो तो पूछ लीजिए, वैसे क्या ही दिक्कत होगी ना। चलिए एक क्वेश्चन और करिए। क्वेश्चन ये है आपके साथ, आसान है ये भी, बहुत आसान। Q इज इक्वल टू 2t³ + 3t² + 5 सॉरी + 4t + 5 to find average current in interval t is equal to 0 to t is equal to 2 सेकेंड। इसमें भी एवरेज करंट फाइंड करना है। एवरेज करंट के लिए पहले t इज इक्वल टू 0 पे जो चार्ज फ्लो करेगा वो फाइंड कर लीजिए, और फिर t की वैल्यू 2 सेकेंड पे, फिर एवरेज करंट की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी से। हाँ, 18 एम्पियर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, करंट डेंसिटी।
करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया को बोलते हैं करंट डेंसिटी। ये होता है फार्मूला J इज इक्वल टू I अपॉन ए। करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। I करंट कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। बताइए कैसे I वेक्टर क्वांटिटी? I अपॉन ए से। बट है वेक्टर क्वांटिटी। चलिए कोई बात नहीं, बताएंगे कैसे। SI यूनिट क्या होगी इसकी? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। I करंट एम्पियर और एरिया मीटर स्क्वायर, तो ये SI यूनिट हो जाएगी। डायमेंशन फाइंड करेंगे, M0 L-2 T0 A1 होगी। देखिए ये रिलेशन होता है J इज इक्वल टू I अपॉन ए। इससे आपको इस फार्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बट एक्चुअल जो फार्मूला है वो थोड़ा अलग है। तो आप कहें सर फार्मूला एक्चुअल अलग कैसे है? देखिए फिर बताते हैं। देख लिया? अब देखिए J इज इक्वल टू I अपॉन ए, ये रिलेशन होता है इनके बीच में। कैसे आता है? यहां पर देखिए ये मैंने एक रॉड ली है, वायर, जिसमें करंट फ्लो कर रही है। क्या फ्लो कर रही है? करंट। और यहां पर ये मैंने छोटा सा एरिया कट किया DA। ये करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होगी और ये इसका एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से इसको वेक्टर फॉर्म में जो हम लिखते हैं, तो ये वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है, वेक्टर J डॉट DA। देखिए दो एरिया कैसी क्वांटिटी है? एरिया वेक्टर है। एरिया स्केलर कैसे हो गई? एरिया वेक्टर है, करंट डेंसिटी वेक्टर है। अब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करके स्केलर तो आ सकती है ना वैल्यू। हाँ, तो स्केलर डॉट प्रोडक्ट से आता है। ये वेक्टर J डॉट DA इज इक्वल टू DI होता है। ये एक्चुअल फार्मूला है। J DA cos 0 हो जाएगा। तो अगर इसको हम इस तरह से लिखें, वेक्टर J डॉट A इज इक्वल टू I लिखें, तो यहां से ये J इज इक्वल टू I अपॉन ए रिलेशन आता है। ठीक है? करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है। देख लिया? ये J इज इक्वल टू I अपॉन ए रिलेशन होता है, याद रखिएगा। ठीक है? इसके बाद आती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या आएगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है? जब हम
किसी बैटरी से किसी वायर को कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है एक स्पेशल मतलब किसी एक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, पता है ना, जिसके कारण करंट फ्लो करती है। तो वो जिस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करते हैं, तो जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं उसी वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, देखिए ये मैंने एक कंडक्टर लिया है, कंडक्टर यहाँ पर अभी मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट नहीं किया, रैंडम मोशन करेंगे इलेक्ट्रॉन, बहुत तेजी से मूव करते हैं, पता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत तेजी से मूव करते हैं, लेकिन यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी इनकी, 0, रैंडम मोशन करते हैं ना। जब इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाएगी और इस फोर्स के कारण ये इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करेंगे, जिसके कारण यहाँ पर करंट फ्लो करती है। यहाँ पर देखिए ये बैटरी से कनेक्ट किया, ए पॉइंट का पोटेंशियल अधिक होगा, बी ए ग्रेटर देन बीबी के होगा, कितनी आएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू वो देखिए हम फाइंड कराते हैं। देखिए कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, या फी कितना होता है क्यू इंटू वेक्टर ई। अब क्यू चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन पे, -e, एक्सीलेशन कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, तो एक्सीलेशन होता है एफ अपॉन एम, एफ ई अपॉन एम ई क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ ई की वैल्यू -e इंटू वेक्टर ई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये एक्सीलेशन आ गया। अब यहां पर देखिए इसकी इनिशियल एवरेज वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे थे, तो u की वैल्यू 0 है, तो यहां पर हम वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर u प्लस वेक्टर at लगाएंगे, ये इक्वेशन ऑफ मोशन है वेक्टर फॉर्म में, तो u की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, एक्सीलेशन है -e इंटू कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई me इंटू टाउ, टाउ क्या है, टाइम इंटरवल, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, ये वो टाइम होता है जो ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कोलिजन करते हैं ना, तो कोलिजन के लिए जो एवरेज टाइम होता है ना उसको बोलते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे से टकराया, दूसरे से तीसरे से टकराता है, ऐसा ही होता है ना। अब मूव करेंगे तो एक दूसरे से टक्कर भी तो करेंगे, इतनी भीड़ भाड़ होती है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन की, होती कि नहीं, सब एक दूसरे किसी भी डायरेक्शन में मूव करते हैं और इतनी तेजी से मूव करेंगे तो टकराएंगे कि नहीं टकराएंगे, होगी टक्कर, तो ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये टाउ लेते हैं, टाइम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई, कितनी आई है, -e इंटू वेक्टर ई डिवाइडेड बाई एम ई इंटू टाउ, ये डेरिवेशन आपको आना चाहिए, आसान है, अगर ये डायग्राम बनाना आ गया तो एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है, ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम होता है, और वेक्टर वी इज इक्वल टू वेक्टर यू प्लस वेक्टर ए टी, इक्वेशन लगानी, बट स्टेप याद रहनी चाहिए तो ही होगा, होगा ना, लिख लीजिए।
लिख लिया ना, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ जाएगा फार्मूला, वेक्टर v इज इक्वल टू माइनस ई इंटू कैपिटल ई फैक्टर ई डिवाइडेड बाई एम ई इंटू टाउ। टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक रिलेशन और होता है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जो करंट फ्लो करती है उस इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में भी एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? ये I इज इक्वल टू NEAVD होता है। क्या होता है? I इज इक्वल टू NEAVD। ठीक है, ये डेरिवेशन भी आपका बोर्ड में पूछा जा सकता है, बट इसको थोड़ा समझने के लिए आपको, मतलब इसको करने के लिए थोड़ा आपको दिमाग पे भी जोड़, वो तो थोड़ा आसान था, तो थोड़ा कठिन है। कैसे है? देखिए यहां पर n क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम होते हैं वो n है। यहाँ पर ये a क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जिस वायर में करंट फ्लो कर रही है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a होता है। और vd क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो ये I इज इक्वल टू NEAVD ये रिलेशन होता है। अब इसको फाइंड कैसे करेंगे वो हम करा देते हैं। हेडिंग लिख ली होगी, नहीं लिखी? कोई बात नहीं, लिख लीजिए, फिर डेरिवेशन बता देते हैं। ठीक है, देख लिया। अब देखिए यहाँ पर I इज इक्वल टू NEAVD का डेरिवेशन कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर हम ये एक वायर ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? वायर। इसमें करंट फ्लो करेगी, तो यहाँ पर जब करंट फ्लो करती है तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं VD की ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेंगे। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा टी टाइम में ये जो लेंथ कवर कर जाएंगे इलेक्ट्रॉन, कितनी लेंथ कवर करेंगे? L कवर करेंगे ना। ठीक है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। तो यहाँ पर इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, जो L की वैल्यू होगी वो VD इंटू डेल्टा टी हो जाएगी। V इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, वॉल्यूम यहाँ का, ये वॉल्यूम यदि अगर हम निकालें तो वॉल्यूम कितना होगा? एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर जो n है, मैंने बताया था ना, n क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है। तो डेल्टा टी टाइम में यहां से जो चार्ज फ्लो करके गया, कितना चार्ज फ्लो किया डेल्टा टी टाइम में? तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो टोटल ये जो यहाँ पर चार्ज है इस वॉल्यूम में वही होगा ना फ्लो किया। देखिए समझिए, ये फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या है? n क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो डेल्टा टी टाइम में यहां से यहां तक इलेक्ट्रॉन मूव करके जाएगा, तो डेल्टा टी टाइम में यहां से जो चार्ज फ्लो किया, जो यहां से यहां तक चार्ज है टोटल, वो फ्लो किया ना। अब ये चार्ज कितना है वो निकालना है दिगर, तो फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल यहाँ का चार्ज आ जाएगा, जो चार्ज फ्लो करके गया आ जाएगा कि नहीं भाई? n क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया है n में, तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आएंगे, और इलेक्ट्रॉन से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो चार्ज आएगा। ठीक है, ये n में v से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन आएंगे और फिर चार्ज आएगा। ये देखिए n क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम।
तो फ्री इलेक्ट्रॉन, इस वॉल्यूम में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, पहले वो हमें फ्री इलेक्ट्रॉन निकालने, तो n इंटू एरिया कर देंगे, सॉरी n इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है? a इंटू वी डी डेल्टा टी, ये वॉल्यूम है। अब चार्ज निकालना है, जो चार्ज फ्लो किया, तो उसमें इस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन के चार्ज इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना चार्ज फ्लो कर गया वो निकल आएगा। अब करंट निकालनी है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी कर देंगे तो करंट आ जाएगी। ये आई डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी होता है, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू पुट कर दीजिए तो करंट आ जाएगी, आई इज इक्वल टू एन ई ए पी डी। तो इसका डेरिवेशन के लिए इसमें जो एक एक स्टेप है ना, थोड़ा अच्छी स्टेप है, आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, पहले ये वॉल्यूम निकालना है, फिर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन निकालने के, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ किस वॉल्यूम के, फिर चार्ज निकालना, तब करंट आएगी, फिर उसके बाद रिलेशन आए। आसान है, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको इसकी, ठीक है। ये डायग्राम बनाइए, फिर एक एक स्टेप लिखिए। ये भी लिख लिया। क्वेश्चन है, क्वेश्चन। यहां पर ये डायग्राम दिया है आपको, है ना। अब इस अद्भुत से डायग्राम के लिए, अरे आसान डायग्राम है। करंट डेंसिटी यहाँ पर, ये एरिया A1 है, यहाँ का एरिया A2 है, ठीक है। तो यहाँ पर फाइंड करना आपको, यहाँ की करंट डेंसिटी J1 होगी, ये J2, और यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD1 और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD2। इनके बीच में रिलेशन निकालना है, करंट डेंसिटी J1 और J2 और ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD1 और VD2 के, ठीक है। तो देखिए ये रिलेशन हम निकला देंगे, आप टेंशन
तो करंट डेंसिटी क्या होती है, J इज इक्वल टू I अपॉन ए। अब आप डायग्राम से देखें, ये एरिया छोटा है और वो एरिया बड़ा है ना। तो जब हम J1 को लिखेंगे, I करंट है, I अपॉन A1 हो जाएगा, और करंट डेंसिटी J2 की वैल्यू I अपॉन A2 हो जाएगी। और फिर हम इनका रेशियो निकालेंगे, J1 अपॉन J2, I अपॉन A1 और I अपॉन A2, A2 बाई A1 आएगी। अब A2 की वैल्यू A1 से छोटी है, A2 बाई A1 1 से छोटा आएगा, तो J1 अपॉन J2 की जो वैल्यू आई वो लेस देन 1 आ गई, कि J1 बाई J2 लेस देन 1 हो गया, यानी J1 की वैल्यू J2 से अधिक होगी, यानी J1 A1 एरिया पे करंट डेंसिटी कम होगी और A2 पे अधिक होगी। इसी तरह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी I इज इक्वल टू होता है NEAVD, तो VD इज इक्वल टू I अपॉन NEA के होगा, तो VD1 हो जाएगा I अपॉन NEA1, और VD2 होगा I अपॉन NEA2। VD1 अपॉन VD2 करेंगे तो ये भी लेस देन 1 हो जाएगा, यानी VD1 इज लेस देन VD2 के होगा। कोई दिक्कत नहीं, देख लिया। अब देखिए यहां पर इसको देख के आप डायग्राम देखिए, देखने से पता चल जाए। देखिए यहां पर ये बड़ा एरिया है, तो जो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उनको बड़े से एरिया में निकलना, आराम आराम निकल सकते हैं। अब वही भीड़ भाड़ को अगर छोटे से एरिया से निकलना पड़े तो क्या करेंगे, तेजी से निकलना पड़ेगा ना, नहीं निकलेंगे तो क्या होगा, निकल नहीं पाएंगे। वो वाटर पाइप देखा, पानी वाला, उसको आगे अगर दबा दीजिए काफी तेजी से, काफी तेजी का कितने भी तेजी दबा दीजिए, अगर एरिया छोटा कर दो तो जो वाटर होता है तेजी से फ्लो करता है। किया कि नहीं किया, किया है, जरूरत पड़ जाती है ना। चलिए कोई बात नहीं है, तो समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं ओम्स लॉ की। ओम साइंटिस्ट का नाम है, एक लॉ दिए थे। क्या लॉ है, देखिए यहां पर ये मैंने एक रेजिस्टेंस वायर लिया है, आर का रेजिस्टेंस है, इसके क्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी लगाएंगे। यहाँ का पोटेंशियल VA, ये VB, VA ग्रेटर देन VB है सिचुएशन को देखते हुए, है ना। तो यहाँ पर एक करंट फ्लो करेगी, क्या फ्लो करेगी, करंट। तो ये साइंटिस्ट बताए थे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस के अक्रॉस अप्लाई किया है, ये पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के होता है, ऐसा बताया था। अब प्रोपोर्शनल का अगर हम साइन रिमूव कर दें तो एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको बोलते हैं रेजिस्टेंस R, ठीक है। तो ये V इज इक्वल टू IR रिलेशन आता है, क्या आता है, V इज इक्वल टू IR रिलेशन आ जाता है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, V इज इक्वल टू IR, ये ओम्स लॉ है। हो गया, V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ है, R रेजिस्टेंस होता है जिसकी SI यूनिट क्या होती है,
ओम। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट ओम होती, ओम, OHM। ठीक है। रेजिस्टेंस की डायमेंशन कैसे निकालेंगे? तो देखिए ये R है, R इज इक्वल टू V बाई आई है। V की वो V वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसको लिखेंगे जूल पर कूलोम, और I एम्पियर, कूलोम को लिखेंगे एम्पियर सेकेंड, जूल को लिख देंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये एम्पियर सेकेंड, और ये एम्पियर एक और है। तब इस सबको ऊपर ले जाइए, तो ये किलोग्राम हो गया, मीटर स्क्वायर, ये सेकेंड ऊपर गया, सेकेंड की पावर -3, और ये ए स्क्वायर ऊपर जाएगा, ए की पावर -2। तो इसकी डायमेंशन आएगी m1 L2 T-3 A-2। ठीक है। तो इस तरह से डायमेंशन फाइंड कर, देख लिया। ये ग्राफ बनता है V इक्वल टू आई, आर जो रिलेशन है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के है, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, ओरिजिन से पास करता है। कहां से पास करेगा? ओरिजिन से। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी क्या होती है? हाँ, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती है। अब देखिए मैंने तो बता दिया प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, आपने पूछा भी नहीं कैसे प्रॉपर्टी। देखिए रजिस्टिविटी जो है मटेरियल की प्रॉपर्टी है, इस तरह, मतलब जो रजिस्टिविटी की वैल्यू होती है अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, इस तरह से प्रॉपर्टी, डिफरेंट मटेरियल की रजिस्टिविटी डिफरेंट होती है, फिक्स होती है सभी मटेरियल की। ठीक है, वैसे टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, वो बाद में आप पढ़ेंगे, लेकिन किसी फिक्स मटेरियल के लिए, मतलब किसी एक मटेरियल की रजिस्टिविटी अलग होती है, सभी मटेरियल की अलग अलग रजिस्टिविटी है। तो ये इस तरह से मटेरियल की प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, डिफरेंट मटेरियल के लिए रजिस्टिविटी की वैल्यू डिफरेंट होती है। हाँ, काम क्या होगा वो भी पता चल जाएगा, रिलेशन आता है ना रेजिस्टेंस के साथ, वो बताएंगे। ठीक है, रजिस्टिविटी का रेजिस्टेंस के साथ रिलेशन होता है, वो निकालने वाले हैं। तो देखिए ये रजिस्टिविटी जो होती है प्रॉपर मटेरियल पे डिपेंड करती है, अगर मटेरियल चेंज होगा तो रजिस्टिविटी चेंज होगी। अब देखिए यहां पर ये मैंने एक रेजिस्टेंस लिया है वायर, इसके क्रॉस बैटरी लगाई है, यहां पर ये हाई पोटेंशियल होगा, ये लो पोटेंशियल होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, यहां पर इसमें करंट फ्लो करेगी, तो इसकी एसआई यूनिट ओम मीटर है, चलिए वो तो निकल आएगी रिलेशन से। अब V1 ग्रेटर देन V2 है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होगी, ये रिलेशन होता है रो का। जो रजिस्टिविटी होती है यहाँ पे, जो वायर में यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी का जो रेशियो होता है ना, ये कांस्टेंट होता है। अगर हम किसी वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं, जब पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ जाएगी, फोर्स बढ़ेगा तो तेजी से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, तेजी से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो ज्यादा मूव कर जाएंगे, तो करंट बढ़ेगी, करंट बढ़ेगी तो करंट डेंसिटी भी बढ़ती है। बट इनका जो रेशियो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी का, ये कांस्टेंट रहता है।
रो इज इक्वल टू ई वाई जे, ये कांस्टेंट होता है, ये चेंज नहीं होता है। अब जब चेंज नहीं होगा तो ई वाई जे अगर ये कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो करंट डेंसिटी बढ़ेगी, बट इनका रेशियो चेंज मतलब कांस्टेंट रहेगा, ये ना तो घटेगा ना बढ़ेगा, कोई दिक्कत। तो ई को हम क्या लिख सकते हैं, वी बाई ए लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ भी इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखते हैं, ये रिलेशन है E इज इक्वल टू वी बाई एल, और J इज इक्वल टू क्या होता है आई बाई ए, ये A ऊपर जाएगा L नीचे आ जाएगा, V अपॉन आई ये A बाई एल हो गया, और B बाई आई है R इज इक्वल टू रो L बाई ए आता है, ये भी ओम्स लॉ कहलाता है, ओम लॉ यूज हुआ है ना, डी बाई आर डी बाई आई, इसकी ऐसा यूनिट अब देखिए ओम मीटर हो गया ना, ए बाई एल, ये ऐसा यूनिट आ गई, ठीक है। ये फार्मूला पता होना चाहिए, मतलब रिलेशन आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए होता है, इसमें क्वेश्चंस आते हैं। हो गया, चलिए बहुत अच्छी। अब देखिए यहां पर आर इज इक्वल टू रो एल वाई जो ये आया है ना, यहाँ पे इससे बहुत सारे रिलेशन निकलने वाले हैं, एक मिनट वेट करिए, रिलेशन निकाल के बता। देखिए यहां पर सबसे पहला रिलेशन जो हम बताने वाले हैं उसमें हम क्या करेंगे, इफ द लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस इंक्रीजेज एन टाइम। देखिए कोई वायर दिया है, आर रेजिस्टेंस का वायर दिया है आपको, उसकी लेंथ आपको बढ़ानी है, एन टाइम करनी है, क्या करोगा, रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए ये आर रेजिस्टेंस है, एल लेंथ है, इसकी लेंथ को हमने बढ़ा दिया, ये एल डैश से कितनी टाइम कर दी, पहले जो थी उसकी एन टाइम। अब अगर वायर को खींच के बढ़ाएंगे तो लेंथ अगर बढ़ा रहे हैं तो एरिया क्या होगा, कम होगा, तो एरिया भी चेंज होगा, तो ये एरिया ए डैश हो जाएगा, ये पहले था ए, कोई दिक्कत। ये रेजिस्टेंस आर है, इसका रेजिस्टेंस आर डैश होगा, ये निकालना है हमें इनका रिलेशन, ठीक है। वॉल्यूम कितना होगा, जो पहले वॉल्यूम था वही बाद में भी होगा। अब कोई मटेरियल आपको दिया है, उसको आपने लेंथ बढ़ा दी तो वॉल्यूम घट जाता है, यानी सॉरी लेंथ बढ़ाई एरिया घटता है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता, होता तो जो इनिशियल वॉल्यूम है वही फाइनल वॉल्यूम रहेगा,
यानी वी इनिशियल इज इक्वल टू वी फाइनल के होगा। ठीक है, इनिशियल वॉल्यूम को अगर हम लिखें तो एरिया इंटू लेंथ के होगा। ठीक है, फाइनल वॉल्यूम लिखेंगे फाइनल एरिया फाइनल लेंथ एन इंटू एल। तो यहां से जो नया एरिया आएगा ये निकल आएगा ए डैश ए वाई एन हो जाए। अब पहले जो रेजिस्टेंस होगा आर इज इक्वल टू रो एल वाई ए लिखेंगे, रो इसकी रेजिस्टिविटी है। अब रेजिस्टिविटी लेंथ चेंज होने से चेंज नहीं होती है, मटेरियल के लिए फिक्स होती है, किसी भी एक मटेरियल के लिए कोई दिक्कत नहीं। तो रो की वैल्यू तो सेम रहेगी, तो आर जो होगा रो एल वाई ए होगा और आर डैश जो होगा वो रो एल डैश वाई ए डैश होगा। यहां पर एल डैश और ए डैश की वैल्यू पुट कर दीजिए। कितनी है एल डैश की वैल्यू एन इंटू एल और ए डैश की वैल्यू ए वाई एन है। ये इसकी वैल्यू पुट की एन इंटू एल, ये ए वाई एन, एन ऊपर जाएगा, आर डैश हो जाएगा एन स्क्वायर रो एल बाई ए, और रो एल बाई ए की जगह पे हम लिख सकते हैं आर। तो कितना हो गया, जो नया रेजिस्टेंस आया एन स्क्वायर आर आ गया। यानी यदि अगर कोई वायर दिया है, वायर की लेंथ को आपने बढ़ा के 2 गुना किया, लेंथ बढ़ा के 2 गुनी की, तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ के 4 गुना हो जाएगा, 4 टाइम। ठीक है, तो ये रिलेशन आना चाहिए आपको। ठीक है, देख लीजिए। देख लिया, अब इधर एरिया में चेंज करें, क्या करें, एरिया में चेंज करें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो भी रेजिस्टेंस चेंज होगा। कितना चेंज होगा वो देखिए फाइंड करेंगे, बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, देखिए यहां पर हम ये ए एरिया एल लेंथ का रेजिस्टेंस है, आर रेजिस्टेंस। अब इसके एरिया को हमने एन टाइम कर दिया, कितना कर दिया, एन टाइम, एन ए कर दिया। लेंथ भी चेंज हो जाएगी, रेजिस्टेंस भी चेंज होगा, बट वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। जो पहले वॉल्यूम था वही वॉल्यूम अभी भी होगा। एरिया और लेंथ चेंज होने से वॉल्यूम में चेंज मटेरियल के नहीं होगा। ये V इनिशियल इज इक्वल टू V फाइनल के होगा, और V इनिशियल कितना होगा, एरिया इंटू लेंथ, और फाइनल एरिया को हमने एन ए कर दिया, लेंथ एल डैश है, तो एल डैश लेंथ यहां पर रिलेशन निकल आएगा, एल वाई एन होगी। अब ये रेजिस्टेंस का रिलेशन होता है आर इज इक्वल टू रो एल वाई ए। आर डैश क्या होगा, रो एल डैश बाई ए डैश, एल डैश की वैल्यू कितनी आई है, एल वाई एन, और एरिया एन है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये एन नीचे आएगा, 1/n स्क्वायर हो जाएगा रो एल वाई ए, और ये है आर, इसको क्या लिखेंगे, आर, तो आर बाई एन स्क्वायर हो गया। ये रिलेशन आया, तो नया रेजिस्टेंस होगा आर बाई एन स्क्वायर होगा। यानी अगर हम किसी रेजिस्टेंस का एरिया 2 गुना करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस 1/4 टाइम हो जाएगा। ठीक है, ये एरिया पे रिलेशन है। अब एरिया
पढ़ाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आसान है, फिर लिखिए आराम से। कुछ पूछना नहीं? चलिए बहुत अच्छी बात है। नहीं ठीक है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं आपको अभी बताया था ना। A wire of length L and resistance R, if the length of wire becomes 4 times, then the volume of then the value of new resistance, नए रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? तो यहां पर लेंथ को 4 टाइम कर रहे हैं, एन की वैल्यू 4 दी है, रेजिस्टेंस आर दी है, तो आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर होता है, सिंपल है, 16 टाइम हो जाएगा। आसान है, फिर भी कर लीजिए, कोई बुराई नहीं है, है? देख लिया? किरचॉफ्स लॉ, ये भी एक साइंटिस्ट थे, नाम सुना है ना? इन्होंने 2 लॉ दिए थे, ऐसे लॉ तो और भी दिए हैं, ये करंट में 2 लॉ दिए हैं, किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ को क्या बोलते हैं? किरचॉफ जंक्शन लॉ। जंक्शन लॉ क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो किरचॉफ करंट लॉ है कहां पे अप्लाई होता है? जंक्शन पे अप्लाई होता है, इसलिए इसको जंक्शन लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इसको किरचॉफ लूप लॉ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किरचॉफ्स लूप लॉ, ये लूप में अप्लाई होता है, इसलिए लूप लॉ बोलते हैं। देख लीजिए, पहले किरचॉफ करंट लॉ बता देते हैं। देख लिया? किरचॉफ करंट लॉ, इसको हम बोलते हैं किरचॉफ लूप लॉ। जो किरचॉफ का करंट लॉ है किस पर बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो किरचॉफ का करंट लॉ है, फर्स्ट लॉ, किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्यों कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है वो भी देख लीजिए। यहां पर ये मैंने एक जंक्शन लिया है, क्या लिया है? जंक्शन।
यहाँ पर इस जंक्शन पे I1 करंट इंटर कर रही है, I2 करंट इंटर कर रही है, दो करंट इंटर कर रही है ना, ये जंक्शन है P। I3, I4, I5, I6 आउट हो रही हैं। अब कंजर्वेशन चार्ज क्या है, अगर यहाँ पर हमने चार्ज यहाँ पर एक करंट इंटर करने का मतलब चार्ज इंटर करना। अब जितना चार्ज इंटर करेगा उतना ही चार्ज आउट होगा, कम तो निकल नहीं सकता, हो सकता नहीं, इसीलिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर यहाँ पर इस जंक्शन पे जितने करंट इंटर करेगी यानी जितना चार्ज इंटर करेगा तो उसके कारण जो करंट यहाँ से निकलेगी, तो जो इंटर करने वाली करंट है और आउट करने वाली करंट दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा वो इक्वल होगा, यानी I1 प्लस I2, ये करंट इंटर कर रही है तो इतनी ही सेम करंट यहाँ इस जंक्शन से आउट होगी। ठीक है, ये है किरचॉफ करंट लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसके बाद आता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। ये देखिए मैंने एक लूप लिया है, क्या लिया है, लूप ए बी सी डी ए। तो यहां पर जब हम +1 कूलम चार्ज को इस लूप में मूव कराएंगे, क्या कराएंगे, +1 कूलम चार्ज मूव्स इन लूप ए बी सी डी ए, तो जो वर्क डन होगा क्लोज्ड लूप में कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि यहाँ पर बैटरी लगी है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में दिगर चार्ज मूव कर रहा है तो क्लोज लूप में वर्क डन कितना होता है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है ना। तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो कितना हो जाएगा, 0, ए बी सी डी ए के लिए। अब यहाँ पर देखिए हम +1 कूलम चार्ज को अगर मूव करा रहे हैं तो ए से बी ये पोटेंशियल ड्रॉप जो मिलेगा VA माइनस VB होगा, W जो होता है माइनस डेल्टा U के इक्वल होता है ना, तो उसी टर्म में लिखें तो ये आपका वैसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, VA माइनस VB, VB माइनस VC, VC माइनस VD, VD माइनस VA, टोटल वर्क डन 0 हो जाएगा। हो गया, देख लीजिए। तो यदि अगर हम किसी चार्ज मतलब जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, क्लोज लूप में वर्क डन जो होता है 0 होता है, तो यहाँ पर जो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप का जो सम आएगा वो कितना आता है, 0 के इक्वल आता है क्लोज लूप के लिए। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। ठीक है, आज इतने ही रखते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ तक कल इसके आगे पढ़ा देंगे। कल किरचॉफ केवीएल पे क्वेश्चन करा देंगे, केवीएल, ठीक है। तो पढ़ के आइएगा, और कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा।